हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लूम विद बॉटनी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट तक सारी चीज़ें के बारे में बात कर ली थी। उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं जल्दी से कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला कॉमन स्टेप बोथ फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ग्लाइकोलिसिस। लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म एरोबिक है और अगर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है तो ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोडक्ट था दैट इज पायरुविक एसिड वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ट्रेवल करके आता है। हम सब जानते हैं ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है, वो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, यानी पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है। अब जब वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आएगा तो उसका एक CO2 निकाल दिया जाएगा और वो बन जाएगा 2 कार्बन कंपाउंड दैट इज एसिटिल कोएंजाइम A। तीसरा स्टेप है कि ये एसिटिल कोएंजाइम A एक साइकिल में एंटर करेगा जिसे कहते हैं क्रेब्स साइकिल, और उसके बाद होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड फाइनली एनर्जी प्रोडक्शन बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और लास्ट टाइम पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन से या तो 36 ATP बनती है या 38 ATP बनती है। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ सेल्स में हम एक एवरेज एनर्जी प्रोडक्शन लेते हैं, इसलिए हम उसे यूजुअली 36 ATP कंसीडर करते हैं। प्रोकैरियोट्स में कोई शटल सिस्टम नहीं होता, इसलिए हम मानते हैं कि वहां एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 ATP ही बनती है। आज हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स इस चैप्टर के खत्म करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बताऊंगी जो कि आपकी एनसीईआरटी में नहीं है बट आपके नीट कॉम्पिटिटिव व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काम आएगी। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन की। नाउ यू ऑल नो किसी भी चीज की एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कितना आउटपुट हो रहा है एक इनपुट देने पर इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो यहाँ पर जो हमारा इनपुट है वो तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और जो हमारा आउटपुट है वो ATP के फॉर्म में है। हाउ विल वी कंपेयर देम? तो जरूरी है कि पहले दोनों को सेम यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो दोनों को हम एनर्जी के टर्म्स में लिखेंगे, किलो कैलोरी के फॉर्म में या किलो जूल के फॉर्म में, और फिर कंपैरिजन करेंगे कि हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितनी ATP मिलती है और एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी ATP मिलती है। फिर आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी कोशेंट की, जिससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। क्यों रेस्पिरेटरी पाथवे को एक एम्फीबॉलिक पाथवे कहा जाता है? क्या सिर्फ रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ही ऑक्सीडाइज होता है? फैट्स और प्रोटीन्स कैसे ऑक्सीडाइज होते हैं, कैसे रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा बातें जो हमारे एनसीईआरटी में नहीं दी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन। एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन। किसी भी चीज की एफिशिएंसी के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट into 100. This should be the formula used. Now, पहले हमें ये मालूम है कि हमारा जो इनपुट है वो ग्लूकोज के फॉर्म में है और जो आउटपुट है वो ATP के फॉर्म में है। तो पहले हम देख लें कि दोनों सेम यूनिट यानी एनर्जी के टर्म्स में क्या होते हैं। तो एक ग्लूकोज इज इक्वल टू 686 किलो कैलोरी। एक ग्लूकोज में 686 किलो कैलोरी एनर्जी होती है और 2870 किलो जूल एनर्जी होती है पर मॉलिक्यूल या कह लो पर मोल। अब अगर हम एक ATP के बारे में देखें तो 1 ATP इज इक्वल टू 8.15 किलो कैलोरी और 34 किलो जूल। अब हमें क्या करना है? पहले हम देखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन। फॉर्मूला क्या है? आउटपुट अपॉन इनपुट। यहाँ आउटपुट कितना होता है? 2 ATP अपॉन 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इंटू 100। इसको आप या तो किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर लीजिए या किलो जूल में कन्वर्ट कर लीजिए।
तो हमने क्या किया, दोनों को हमने किलो कैलोरी में कर लिया। 2 into 8.15 किलो कैलोरी अपॉन 686 किलो कैलोरी इंटू 100, और ये अप्रोक्सीमेटली लेस दैन 7% होती है। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द फर्मेंटेशन। तो ये ध्यान रखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन की एनर्जी, एक ग्लूकोज को अगर एनारोबिकली रेस्पायर किया जाए तो उसमें एनर्जी केवल लेस देन 7% ही ऑब्टेन होती है। अब बात करेंगे हम फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 38 ATP मैक्सिमम लेके चलते हैं अपॉन 1 ग्लूकोज या 686 किलो कैलोरी एनर्जी इंटू 100, और ये आपका अप्रोक्सीमेटली 45% आता है। सो जो चीज मैं आपको फोकस करना चाहती हूँ वो ये कि दोनों ही मेथड्स में, चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों ही मेथड्स में एक ग्लूकोज की लेस देन 50% एनर्जी ही हम ट्रैप कर सकते हैं। एरोबिक में इट इज अबाउट 45% एंड एनारोबिक में इट इज लेस देन 70%. So this is the efficiency of respiration. Next we'll be moving on to the next topic, that is respiratory quotient. Respiratory quotient. RQ. ये कंपैरिजन है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड के फॉर्म में. सो इट इज अ काइंड ऑफ रेशियो. सो हम इस रेशियो को उसी फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे. RQ इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड, दैट इज, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड upon volume of O2 utilized. Value of RQ, कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं. सबसे पहला, RQ is equal to 1 for glucose, that is carbohydrates. Example, wheat, rice, potato tubers, etc. RQ is less than 1 for fats and proteins. इन जनरल ये देखा गया है कि जितना ज्यादा कार्बन होता है उतना ज्यादा ऑक्सीजन लगती है उसे ऑक्सीडाइज करने में. तो जितना ज्यादा कार्बन का नंबर होगा, O2 का नंबर रिक्वायर्ड ज्यादा हो जाएगा, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो वैल्यू कम होगी. तो ये ध्यान रखना, कभी आपको फॉर्मूले में दे दे तो अगर C का नंबर ज्यादा है, कार्बन का नंबर ज्यादा है, तो रेशियो हमेशा लेस देन 1 होगा. अब यहाँ पे लेस देन 1 है फॉर फैट्स एंड प्रोटीन्स. फैट्स के लिए इट इज 0.7, एग्जाम्पल ट्रिपैलमिटिन. एंड प्रोटीन्स के लिए इट इज 0.9. एंड फॉर मिक्स्ड डाइट, अब हम हर चीज अलग अलग तो खाते नहीं है, हम तो मिक्स्ड डाइट लेते हैं, तो मिक्स्ड डाइट के लिए इट इज 0.85. सो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है. ये RQ ग्लूकोज के लिए 1 होती है, फैट्स के लिए 0.7, प्रोटीन्स के लिए 0.9 एंड मिक्स्ड डाइट के लिए 0.85. एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर RQ.
सबसे ज्यादा आरक्यू पाया जाता है ऑर्गेनिक एसिड्स का। तो तीसरा हम देखेंगे, आरक्यू इज मोर देन 1 फॉर ऑर्गेनिक एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल, oxalic acid, malic acid, tartaric acid, oxalic acid के लिए it is 4, malic acid 1.33 and tartaric acid it is 1.6। तो ये ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए मोर देन 1 हो जाता है। और अगर अब मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताओ कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए आरक्यू क्या होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन में वॉल्यूम ऑफ O2 यूटिलाइज 0 हो जाएगी एंड एनीथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। तो यस, आरक्यू फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन is infinite because no oxygen is utilized. RQ for CAM performing CAM pathway plants, succulents जिनमें स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स, वो CO2 इवॉल्व नहीं होने देते, यानी न्यूमरेटर 0 हो जाता है। So that will be 0. So this is all about RQ. तो ये थोड़ी चीजें ध्यान रखिएगा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए it is infinite and succulents के लिए it is 0। तो कई बार आपसे डायरेक्ट RQ पे भी क्वेश्चन आते हैं और उसको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए भी आते हैं। और एक ट्रिक मैंने आपको बताया कि जिस मॉलिक्यूल में कार्बन जितना ज्यादा होगा उसका RQ उतना कम होगा, it will be less than 1। More the number of carbon atoms, less the number of less the value of RQ. That means it will be less than point. That means it is less than 1। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि क्यों रेस्पिरेशन को एम्फीबॉलिक पाथवे कहा जाता है। तो क्यों रेस्पिरेशन को एक एम्फीबॉलिक पाथवे कहा जाता है, क्या मतलब होता है एम्फीबॉलिज्म का। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा पाथवे जिसमें कैटाबॉलिज्म यानी ब्रेकडाउन और एनाबॉलिज्म यानी सिंथेसिस दोनों साथ साथ हो रही हो, वहां हम वर्ड यूज करते हैं एम्फीबॉलिक। तो हम सब जानते हैं कि रेस्पिरेशन इज बेसिकली ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, बट इस पूरे पाथवे में ब्रेकडाउन तो हो ही रहा है, नो डाउट इट इज कैटाबॉलिज्म, लेकिन इस पाथवे के कई इंटरमीडिएट्स किसी दूसरे बायोमॉलिक्यूल की सिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि वो एनाबॉलिज्म भी प्रमोट करता है। तो क्योंकि कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म साथ साथ होता है, इसलिए इसको एक एम्फीबॉलिक पाथवे कहा जाता है। और आपके एनसीईआरटी में 2-4 इंटरमीडिएट्स के बारे में बताया हुआ है कि वो किसके रॉ मटेरियल्स या प्रिकर्सर्स की तरह बिहेव करते हैं किस बायोमॉलिक्यूल की सिंथेसिस के लिए। तो चलिए देखते हैं, रेस्पिरेशन एंड एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिज्म इन्वॉल्व्स कैटाबॉलिज्म दैट इज ब्रेकडाउन एज वेल एज एनाबॉलिज्म दैट इज सिंथेसिस साइमल्टेनियसली। तो ये रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स हैं, जैसे एसिटिल कोएंजाइम है, द वेरी इंपॉर्टेंट वन दैट एंटर्स द क्रेब्स साइकिल। इट इज रिस्पॉन्सिबल एज अ रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स लाइक कैरोटीनॉइड्स, टर्पीन्स एंड जिबरेलिन्स। सिमिलरली ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जिसके साथ एसिटिल कोएंजाइम ए मिक्स होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ अल्कोलॉइड्स एंड पायरिमिडीन्स। सक्सिनल कोएंजाइम इज द रॉ मटेरियल फॉर क्लोरोफिल्स एंड साइटोक्रोम्स। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड इज द सबस्ट्रेट फॉर अमाइनो एसिड सिंथेसिस। इसको तो हम डिटेल में भी पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे अमाइनो एसिड सिंथेसिस की। तो इस वजह से रेस्पिरेटरी पाथवे को, पूरे पाथवे को कैटाबॉलिक नहीं कहते, एम्फीबॉलिक कहते हैं, क्योंकि यहाँ ब्रेकडाउन भी हो रहा होता है और सिंथेसिस भी हो रही होती है। नाउ जैसा कि हम सब जानते हैं कि फैट्स और प्रोटीन्स बहुत इजी सबस्ट्रेट्स नहीं माने जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। सेल बहुत जल्दी इनको रेस्पिरेशन में लेता नहीं है। उसका मोस्ट प्रिफर्ड सबस्ट्रेट होता है कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी की फैट या प्रोटीन ऑक्सीडाइज नहीं होगी, वो भी एंटर करेगी पर डायरेक्टली एंटर नहीं करेगी। वो पहले कन्वर्ट होगी और फिर क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगी इन द फॉर्म ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए। तो एक बात जो दिमाग में रखनी है कि
सभी रेस्पिरेटरी पाथवे का, चाहे वो ऑर्गेनिक एसिड हो, फैट्स हो, प्रोटीन्स हो, ग्लूकोज हो, सभी रेस्पिरेटरी पाथवे का कॉमन इंटरमीडिएट एसिटिल कोएंजाइम ए होता है। और अब हम देखेंगे कि किस तरह से फैट्स और प्रोटीन्स रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर कर जाते हैं और क्रेब्स साइकिल में एंटर करते हैं, फाइनली पूरी तरह से ऑक्सीडाइज होने के लिए। और फिर मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगी जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। तो लेट्स सी कि फैट्स और प्रोटीन्स ये कैसे एंटर कर जाते हैं इन द रेस्पिरेटरी पाथवे। सो ये देखिए, दिस इज द इंटर रिलेशनशिप among metabolic pathways showing respiration mediated breakdown of different organic molecules to CO2 and H2O। बेसिक जो 3 मेजर हमारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। फैट टूटेगा इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल विल बी कन्वर्टेड इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड फैटी एसिड्स आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। कार्बोहाइड्रेट्स का तो पूरा पाथवे अपनी पढ़ाई ही है, जहां मैंने डबल एरो दिखाया, दैट मीन्स उसके बीच में मल्टीपल रिएक्शंस हैं। और प्रोटीन पहले टूटेगी अमाइनो एसिड्स में और कन्वर्ट होगी पायरुविक एसिड में। अब आप देख रहे हो सभी का कन्वर्जन एसिटिल कोएंजाइम ए में होगा, तभी क्रेब्स साइकिल में वो एंटर करेंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सभी रेस्पिरेटरी पाथवे का कॉमन इंटरमीडिएट हमेशा एसिटिल कोएंजाइम ए होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द कॉमन इंटरमीडिएट for all respiratory pathways is acetyl coenzyme A। सभी पाथवे का कॉमन इंटरमीडिएट हमेशा एसिटिल कोएंजाइम ए ही होगा। और यहाँ पर आपका ये रेस्पिरेशन चैप्टर फिनिश होता है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे और फिर आगे मैं आपको बताऊंगी कैसे इन पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स सी सम एक्स्ट्रा फैक्ट्स अबाउट दिस चैप्टर। सो ये देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। सबसे पहला कि जो हमारी ईटीएस होती है उसमें बीच बीच में कुछ केमिकल्स उसको इनहिबिट कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से 3 में जाते हैं, तो 1 से 3 में जाने से रोकने के लिए कुछ केमिकल्स काम कर सकते हैं और उनको हम इनहिबिटर्स ऑफ ईटीएस कहते हैं। तो 1 से 3 में जाने से रोटेनॉन रोक लेता है, 3 से 4 में जाने में एंटीमाइसिन रोक लेता है और 4 से फाइनल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक्सेप्टर तक जाने में CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, एजाइड और साइनाइड रोक लेता है। ईटीएस अगर हो भी जाए तो उसको ओपी से कनेक्ट नहीं होने देता, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को अनकपल कर देता है 2,4-DNP, जिसे 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल कहते हैं। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का इनहिबिटर होता है ओलिगोमाइसिन डी। तो ये कुछ इनहिबिटर्स हैं ईटीएस के। इसके अलावा ये जो साइनाइड होता है ये क्यों इनहिबिट करता है, क्योंकि ये साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंजाइम को खराब कर देता है। तो हमने पढ़ा है कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 4 क्या है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। इसीलिए अगर कोई एनिमल साइनाइड कंज्यूम करता है तो इंस्टेंट डेथ हो जाती है, क्योंकि उसका रेस्पिरेटरी पाथवे ब्रेक करता है, उसकी ईटीएस इनहिबिट हो जाती है, इसलिए इंस्टेंट डेथ होती है। पर हमने देखा है सम प्लांट्स आर साइनाइड रेजिस्टेंट क्योंकि उनके पास एक एडिशनल ऑल्टरनेट एंजाइम होता है, दैट इज ऑल्टरनेट ऑक्सीडेज। तो अगर उसका साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज खराब हो भी जाए तो भी उसकी रेस्पिरेटरी पाथवे हिंडर नहीं होती और काम करती रहती है। फिर मैंने आपको ग्लाइकोलिसिस पढ़ाते वक्त बताया था कि PFK द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जिसे हम पेस मेकर एंजाइम कहते हैं, वो एक एलोस्टेरिक इनहिबिशन शो करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी ज्यादा ऑक्सीजन होने पर उसका काम कम होने लगता है, वो इनहिबिट होने लगता है। अब हम तो एओबिक ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे तो चारों तरफ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, तो अगर हमारा वो एंजाइम इनहिबिशन शो करेगा तो फिर हमारे पूरे पाथवे में, पूरे रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए बॉडी ने एक ऑल्टरनेट पाथवे बना रखा है एंड दैट ऑल्टरनेट पाथवे इज पेंटोस फॉस्फेट पाथवे और हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट एंड इट इज एन ऑल्टरनेटिव यानी सेफ्टी वाल्व टू ग्लाइकोलिसिस। यानी अगर हमारे ग्लाइकोलिसिस में प्रॉब्लम आएगी तो सेल ये पाथवे करना शुरू कर देगा। और बीटा ऑक्सीडेशन के ऑफ फैट्स पर कभी कभी कुछ क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों में नीट में आए हैं, तो यू नीड नॉट टू स्टडी द एंटायर मैकेनिज्म। बस 2 बातें याद रखनी है कि ये ऑक्सीडेशन भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है
और ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होता है। आपको पता होना चाहिए कि जैसे आपको कोई फैटी एसिड दी हुई, लाइक मान लीजिए पैल्मिटिक एसिड दी हुई है, तो उसमें 16 कार्बन होते हैं, तो कार्बन नंबर आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आप सिर्फ n की जगह पे कार्बन नंबर रखेंगे और फॉर्मूले पे रखकर उसे कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल एटीपी मांग रहा है तो n/2 - 1 × 17 + 12, और अगर नेट गेन मान रहा है तो इस दोनों टोटल में से आप 2 माइनस कर देंगे, क्योंकि वो एसिटाइलेशन प्रोसेस में इस्तेमाल होता है, where n is the number of carbon atoms in fatty acids. So by this we have finished this chapter. अगर इस चैप्टर में आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एंड बी ट्यून टू द नेक्स्ट वीडियोज विच विल बी अपडेटेड वेरी सून, क्योंकि मैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराऊंगी और हम देखेंगे कैसे हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को वर्कआउट करते हैं। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।